एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज़्यादातर पैसे वाले को होता है, इन धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में रमन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। रमन का परिवार थोड़ा बड़ा था। इसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। रमन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते, कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों के फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक रमन भी था। अब रमन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था नहीं और अपने परिवार को भूखा मरते हुए देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ, जिसने गांव में कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर रमन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दे जिसमें मैं अपने खेत में कई फसल उगा सकूं। आप मुझे अपने वहाँ नौकरी दे दे ताकि मैं परिवार को 2 वक्त का खाना खिला सकूं। घमंडी सेठ को उनकी बातों से कोई मतलब था नहीं। गाँव के सारे लोगों की तरह वह भी जानता था कि रमन कितना मेहनती और वह भी जिस भी खेत में काम करेगा वह 2 गुनी फसल उगा सकता। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह स्थिति में नहीं कि मुझे पैसा लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो जरूर दुगना फायदा हो। सेठ रमन से बोला, देख भाई, तो मैं तुझे नहीं दूंगा और अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद है, लेकिन तुझे तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ। मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा, मरता क्या न करता। रमन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के यहाँ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अब मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जानता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह रमन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने रमन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को यह विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने रमन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कह दिया, कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुझे बुला लूंगा। यह सुनकर रमन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीने से काम, बच्चे और परिवार के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था, अब क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल गए। रमन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर रमन को वहां से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीने की तनख्वाह बचने से खुशी होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि रमन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो? रमन बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते हैं कि मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कर कर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा रमन अपना सिर नीचे झुकाकर वहाँ से चला गया। अगले दिन वह फिर यही घटना दोहराई गई। रमन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहां से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो रमन सेठ के हकालने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उसे पूछ लिया, तुम कैसा आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
तब रमन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ तो भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चे को देखता हूँ, तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने रमन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा, कुछ दिन के लिए किसी और गांव चला जाता हूँ ताकि रमन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन रमन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब रमन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है रमन से अब पीछा छूट गया। हालांकि अब सेठ के द्वारा पर रमन नहीं बैठा था, लेकिन रमन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, रमन इतनी जल्दी हार मानने वाला, क्या कहीं उसे काम मिल गया होगा या फिर और कुछ। इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को रमन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को रमन का पता नहीं मालूम था, इसलिए आस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि रमन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था, तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनकी कोशिश करते हुए हाथापाई में रमन चोटिल हो गया था।